आज हम करेंगे अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन में क्या बताता है कि कोई भी जो अपनी रेट कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसकी जो रेट होती है वो टेम्परेचर से कैसे अफेक्टेड होती है। ठीक है, टेम्परेचर वाले फैक्टर को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो पॉइंट क्या था, ये क्या है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो अर्हेनियस ने एक इक्वेशन दी थी जी, उसने क्या बताया था, उसने रिलेशन बताया था कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो रेट कांस्टेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। रेट कांस्टेंट आपको पता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, जब भी हम रेट की बात करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लो रिएक्टेंट हमारा ए है तो उसकी जो रेट कांस्टेंट के इंटू ए। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, अगर के बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर टेम्परेचर को अगर चेंज करते हैं तो रेट कांस्टेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। अर्हेनियस ने एक इक्वेशन दी थी जिसके अकॉर्डिंग उसने ये वाली बात बताई थी। अब यहाँ पे क्या बात करते हैं, ये क्या है, ये कांस्टेंट है जिसको हम अर्हेनियस कांस्टेंट बोलते हैं। ए क्या है हमारे पास, अर्हेनियस कांस्टेंट, यानी कि अर्हेनियस कांस्टेंट की वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ई ए क्या है, ई ए हमने पहले बात कर चुके हैं हम इसके बारे में, एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, और टी क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है, और आर क्या है हमारे पास, गैस कांस्टेंट है। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनना बेटा। देखो के रेट कांस्टेंट है, ए अर्हेनियस कांस्टेंट है। जब भी आपसे न्यूमेरिकल करवाएगा तो ए की वैल्यू आपको देगा। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल है। ई की पावर में हम क्या लगाएंगे, मतलब माइनस ई ए, मतलब ई ए क्या है हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे, देखो हमने क्या पढ़ा था, दोबारा से रिवाइज करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। देखो हमने पढ़ा था, जब भी किसी कोई भी, जब हम मान लो यहाँ पे प्रोग्रेस की बात करें, यानी कि रेट की बात करें, यानी कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, हम यहाँ पे इसकी बात करें। ठीक है, और यहाँ पे हम एनर्जी वाले फैक्टर की बात करें। यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे बेटा, एनर्जी। यानी कि इस दो स्केल लेते हैं हम, एक्स और वाई वाले पे। तो वाई वाले स्केल पे हम क्या लेते हैं, एनर्जी को रिप्रेजेंट करवाएं, और यहाँ पे एक्स वाले स्केल पे हम किसको देखेंगे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइम के साथ क्या होती है रिएक्शन की, क्या मतलब टाइम के साथ कैसे मतलब रिएक्टेंट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके प्रोडक्ट के अंदर। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे जैसे टाइम जाता जाता है वो किसके अंदर कन्वर्ट होते जाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते जाते हैं। तो किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ये वाली जो एनर्जी होती है, देखो दोबारा से बताती हूँ, ये वाली जो एनर्जी होती है वो किसकी एनर्जी होती है हमारी, देखो इसको बोलते हैं एक्टिवेशन, सॉरी ये क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का मतलब कि जो स्टार्टिंग से रिएक्टेंट के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है उसको हम ई आर मान लो, कुछ भी जो मोलिक्यूल्स के पास ऑलरेडी जो होती है उस एनर्जी को हम बोलेंगे। मान लो उनके पास 20 जूल थी, 30 जूल थी, इस एनर्जी स्केल पे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे हम, एनर्जी का स्केल लिखेंगे, यानी कि 20 जूल, 10 जूल, 30 जूल जो भी है हमारा, इसमें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम एनर्जी को रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। फिर हमने पढ़ा था कि मान लो ये ई आर है, तो ये क्या आता है, ये वाला जो ई पी, जैसे जैसे टाइम जाता जाता है, मान लो ये क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। टाइम के साथ साथ जो रिएक्टेंट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, जो प्रोडक्ट होते हैं बेटा, किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी, मान लो जब जहाँ पे डेल एच क्या आता है आपका, नेगेटिव आता है, जहाँ पे डेल एच क्या आता है, नेगेटिव आता है, वहां पे इस तरह से, यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है आपकी, कम होती है। ठीक है, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, डेल एच माइनस नेगेटिव में आएगा। ठीक है, क्योंकि ईपी माइनस ई आर, और ये ज्यादा है और ये कम है, क्योंकि डेल एच कैसे निकालोगे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मान लो 20 थी, तो प्रोडक्ट की तो कम ही है ना, 10 हो जाएगी, तो 10 माइनस 20 तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव में आएगी वो। ठीक है, तो वो होती है हमारी डेल्टा एच। तो किसी भी रिएक्शन के लिए अब हम बात करते हैं, ये क्या है, ये वाली एनर्जी क्या है, ये है जब हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट की बात करते हैं। जब भी देखो मान लो हमारे पास क्या है, ए मोलिक्यूल्स हैं, वो किसके साथ कोलाइड कर रहे हैं बेटा, वो बी मोलिक्यूल्स के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, एज्यूम करते हैं हम कि वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो ए बी प्रोडक्ट बन रहा है हमारा। ठीक है, 2AB प्लस ए बी, एक और लिख देते हैं या फिर 2 लगा देते हैं, यहीं पे सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या होगा,
जब ये वाली एनर्जी कौन सी है, ये वाली एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इनकी जो एनर्जी है, ठीक है, और ये किसकी एनर्जी है, ये वाली एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। एक्चुअली क्या हुआ होगा, जब भी बीच की जो स्टेट होती है वो वाली क्या होती है, हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है, यानी कि उसके अंदर थोड़े से टाइम के लिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट जाते हैं। पॉइंट क्या होता है, जहां पे इंटरेक्शन हो रही होती है, देखो कैसे इंटरेक्शन हो रही होगी, यहाँ पे बीच में देखो ऐसे कुछ हो रहा होगा कि ई ए का जो बॉन्ड है, टाइम के साथ साथ ए का बॉन्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा, बी का बॉन्ड वीक होता जाएगा, और बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी के मॉलिक्यूल्स देखो ये वाला बॉन्ड टूटता जाएगा, हल्का हल्का क्या होता जाएगा, टूटता जाएगा, और इसके साथ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला टूटता जाएगा, और इसके साथ जितनी ज्यादा बॉन्डिंग इसके साथ हो जाएगी तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ये कुछ ऐसा नहीं है कि मान लो अब आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, अगर मान लो आप अभी स्कूल में हो तो आपके स्कूल फ्रेंड्स के साथ आपकी ये वाली बॉन्डिंग है, ये वाली, ठीक है। अब मान लो कॉलेज में जाओगे आप, ठीक है, आपको नए मतलब ऑब्वियस सी बात है नए दोस्तों से मिलोगे, मान लो आपका आपका जो दोस्त है उसके साथ ये वाली बॉन्डिंग है, जब कॉलेज में जाओगे आप नए दोस्तों से मिलोगे, ठीक है, तो नए दोस्त से मिलोगे उसकी भी किसी ना किसी पर्टिकुलर से बॉन्डिंग होगी। पॉइंट क्या होता है, जब आपकी नए दोस्त के साथ जैसे ए की बी के साथ जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगी, ए और ए का की क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग कम होती जाती है, ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर स्कूल फ्रेंड्स को आप भूलते जाओगे और आपकी इंटरेक्शन किससे ज्यादा हो जाएगी, कॉलेज वाले फ्रेंड्स से ज्यादा हो जाएगी, और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ए और बी, ठीक है, यानी कि ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। एक्चुअली ये वाली जो स्टेट होती है, ठीक है, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, यानी कि जिसके अंदर पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड्स की क्या हो रही होती है, फॉर्मेशन हो रही होती है, और ये हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है, जल्दी से थोड़े टाइम के लिए होती है और तुरंत किसके अंदर हो जाता है, आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, मैंने क्या बताया, जब भी एनर्जी लेवल की बात करते हैं जितनी ज्यादा अनस्टेबल स्टेट होगी उतनी ज्यादा एनर्जी, तो ऑब्वियसली बात है ये ज्यादा अनस्टेबल है, इसमें नहीं रहना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगी, इसका एनर्जी लेवल यहाँ तक जाएगा, देखो यहाँ तक। ठीक है, तो किसी भी नए बॉन्ड को फॉर्मेशन देखो, इसको इसके अंदर जाने के लिए इस स्टेट में तो आना ही आना पड़ेगा, सिंपल सी बात। इसको इनको ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए इस स्टेट में तो आना ही आना पड़ेगा। यही वाली बात यहाँ है कि रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर होना है तो ये वाला एनर्जी बैरियर यानी कि इस स्टेट में तो आना ही पड़ेगा, और जो इस स्टेट में जाएंगे वही वाले क्या हो जाएंगे, आपके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अब सबके अंदर तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है ना, देखो ये वाली, देखो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम थ्रेश होल्ड एनर्जी। देखो ये वाला पूरी एनर्जी यहां से लेकर यहाँ तक जितने भी जूल होगी इसको हम बोलते हैं थ्रेश होल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेश होल्ड एनर्जी। पॉइंट क्या है, इतनी तो पहले से ही थी। ठीक है, एक्टिवेशन जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है वो इतनी तो पहले से ही थी। ठीक है, आपको क्या चाहिए, इतनी और एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, यानी कि नई स्टेट में जाने के लिए, इस स्टेट में जाने के लिए एक्स्ट्रा कितनी रिक्वायर्ड है, ये वाली एनर्जी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, ये वाली। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, ये वाली आपकी क्या होनी चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो सिंपल है, एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी हो जाएगी, जो एनर्जी रिएक्टेंट को लेनी पड़ती है किसमें कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, तो उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक सिंपल बात है, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपेंड करता है। अब सिंपल देखो, एक बात सोचो कि अगर मान लो ये बैरियर बड़ा होगा, ये पहाड़ अगर ऊंचा होगा, ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी अगर लेनी पड़े तो थोड़े से पार्टिकल ही इस पहाड़ को क्रॉस कर पाएंगे। सिंपल है बेटा, देखो सिंपल है, ये बहुत सिंपल सी बात है कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर ये वाली ज्यादा लेनी पड़े, ठीक है, मान लो आपके पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, ये मान लीजिए एनर्जी को हम पैसे के फॉर्म में याद करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, चलो मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, और आपको 50 लाख चाहिए, मान लो ये एनर्जी 50 लाख की इक्वल है, ठीक है, सिंपल। तो 48 लाख आपको लेने पड़ेंगे, यानी कि 48 लाख लेने पड़ेंगे आपको, 48
लाख, है ना। तो ये ज्यादा है, तो ये कितना अफोर्ड कर सकते हैं मान लो। तो थोड़े बहुत पर्सन ऐसे होंगे जो इतने का जुगाड़ कर सकते हैं, 48 लाख का जुगाड़ कर सकते हैं। और अगर मैं इस बैरियर को कम कर दूं, इस बैरियर को क्या कर दिया जाए, तो 48 कौन सी होगी बेटा, देखो टोटल कितनी होनी चाहिए थी, देखो मैंने क्या बोला कि मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए है, तो ये क्या हो गया 2 लाख, ठीक है। ये कितना है 50 लाख, ठीक है 50 लाख, मतलब कि 50 लाख तो चाहिए। मान लो आपको एमबीबीएस का कोर्स करना है, ठीक है, आपके घर वालों के पास 2 लाख रुपए तो है, ठीक है, और टोटल जो रिक्वायरमेंट है जो चाहिए वो है 50 लाख की। तो 48 लाख का आपको क्या करना है, तो मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं जुगाड़ करना है हमें, है ना। तो जुगाड़ ये वाला करना सबके पॉसिबल, सबकी बस की बात नहीं है, कुछ पर्सन कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम पर्सन ऐसे होंगे जो इतना अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा हो, यानी कि ये वाला जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा होगा, तो बेटा थोड़े पर्सन ऐसे होंगे जो यहाँ तक पहुंच पाएंगे, जो अपने बेटे को डॉक्टर बना पाएंगे, अपनी बेटी को डॉक्टर बना पाएंगे, सिंपल है, ठीक है। अगर मान लो मैं इस बैरियर को कम कर दूं, इस बैरियर को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, देखो अब कितना चाहिए, अब मान लो यहाँ तक कितना है, अब मान लो एज्यूम कर लेते हैं हम ये 25 लाख है, ये कितना है 25 लाख, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो थ्रेश होल्ड एनर्जी, ये 50 लाख क्या माना जाएगा, थ्रेश होल्ड एनर्जी, ठीक है। ये 20 लाख क्या था, हमारा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और जो 48 जो एक्स्ट्रा देना पड़ता है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब सोचो 22 लाख तो है, यानी कि वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, 25 लाख टोटल जितने चाहिए वो थ्रेश होल्ड एनर्जी है हमारी, तो हमें कितना एक्स्ट्रा चाहिए, तो 2 लाख है हमारे पास, 25 हमें करने, यानी कि 23 लाख चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करवा दिया है, अब एक्टिवेशन एनर्जी घट गई है, एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि अब आपको बस 25 तक जाना है, ठीक है। तो 2 लाख आपके पास है, 25 लाख तक जाना है, तो आपको जुगाड़ कितने का करना है 23 लाख का। तो इस टाइम पे एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 23 लाख एज्यूम करते हैं हम, ठीक है। तो आप बोलो कितने, पक्का फोर श्योर जनरल लाइफ हम अपनी बात करें तो हम समझ सकते हैं इस बात को कि ज्यादा पर्सन इसको मतलब ये कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पहले अगर 2 बंदे अफोर्ड कर सकते थे, अब ज्यादा पर्सन ऐसे होंगे जो इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। पहले 2 कर सकते थे, तो पक्की बात है 23 लाख का तो 10 पर्सन एज्यूम, हम एज्यूम कर लेते हैं कि 10 पर्सन अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पहले 2 आदमी कर पा रहे थे, अब 10 आदमी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या समझते हो, तो इसका मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है बेटा, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये हमने पैसे की फॉर्म में पढ़ा तो आपको चीजें जल्दी समझ आएंगी, इसी को जूल की फॉर्म में पढ़ लेते सिंपल, वो एनर्जी की फॉर्म में हो जाता, ठीक है। तो सिंपल क्या पढ़ा, इतनी सी बात हमें समझ आ गई कि जब एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे वो ज्यादा होंगे, और अगर ज्यादा होंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी आपकी, ज्यादा होगी। तो सिंपल है कि एक्टिवेशन एनर्जी किससे रिलेटेड है, रेट कांस्टेंट से, रिएक्शन की रेट को बढ़ाती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी गैप बहुत बड़ा होगा, ठीक है, जैसे गैप यहाँ पे ज्यादा था, ठीक है, तो रिएक्शन की रेट कम थी, अगर गैप कम होगा, ठीक है, तो रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी। तो सिंपल ये याद कर लो, एक सिंपल सा फैक्टर पढ़ लो कि अगर हमारे पास ये, अब पूरा कंक्लूजन हम इस बात से निकाल देते हैं कि अगर ये पहाड़ ज्यादा ऊंचा होगा, यानी कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये पहाड़ अगर ज्यादा ऊंचा होगा तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और पहाड़ ऊंचा होगा तो कम पर्सन क्या कर पाएंगे, इसको क्रॉस कर पाएंगे, सिंपल, ठीक है। और कम पर्सन अगर क्रॉस कर पाएंगे तो क्या बोल सकते हो आप, ऐसे ही याद करोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, सिंपल, ठीक है। अगर ये पहाड़ छोटा होता है, इतना सा होता है, इतना सा, बस एज्यूम कर लेते हैं हम इतना सा है बस, तो बहुत पर्सन ऐसे होंगे जो इसको क्या कर पाएंगे, क्रॉस कर पाएंगे, बहुत सारे पर्सन इस पहाड़ को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो सिंपल है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है
तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी, पहाड़ छोटा हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, सिंपल, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ तक पढ़ा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी का रेट कांस्टेंट से इस तरीके से रिलेशन है। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली इस फॉर्म में देख भी पा रहे हैं कि नेगेटिव में है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, नेगेटिव में जाने का मतलब क्या है, ये इनवर्स रिलेशन को बता रहा है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये मैंने ऐसे नहीं बता दिया। तो अर्हेनियस ने यही वाला फैक्टर बताया था कि कैसे अफेक्ट, कौन कौन से फैक्टर्स क्या करते हैं, रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। तो एक तो एक्टिवेशन एनर्जी वाला, एक हमारा टेम्परेचर का होता है। टेम्परेचर क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो जाता है कि अगर टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या देखा गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, क्या देखा गया बेटा, मान लीजिए हम आपने कितना टेम्परेचर रखा है, 273 केल्विन रखा है, और आपने क्या कर दिया, 10 डिग्री का इंक्रीज कर दिया, तो कितना हो गया हमारा टेम्परेचर, हमने कितना इंक्रीज कर दिया, 10 डिग्री का राइज कर दिया, यानी कि हमने कर दिया 283 केल्विन। ठीक है, सिंपल बात, देखो ध्यान रखना कितनी मतलब, और इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर सिंपल 10 डिग्री का चेंज कर दिया, तो कितने का चेंज है, 10 का, अगर तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिली, डबल हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ध्यान रखना, हर एक उन्होंने ऑलमोस्ट डबल, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स कर दिया। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में या तो डबल या फिर ट्रिपल, मैक्सिमम केसेस में ऐसा पाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, और इसीलिए हम पढ़ते भी ऐसे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो ऐसा देखा गया कि जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री से चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका मतलब, क्यों ऐसा, क्यों, सिंपल पढ़ते हैं। देखो, अगर मेरे पास कंटेनर में, अब हमें रीजन भी बताना है ना, ठीक है, तो हमें रीजन बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा, मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए पार्टिकल्स और बी पार्टिकल, ऐसे मान सकते हैं, ए और बी, ठीक है, ये कोलाइड कर दिए, ठीक है, आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे और सी प्रोडक्ट बनाएंगे। एज्यूम कर लेते हैं ए और बी है, और उससे क्या बन रहा है, हमारा सी प्रोडक्ट बन रहा है। तो जैसे ए और बी से टकराएगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। सिंपल है, देखो बेटा, जब दो पर्सन एक दूसरे से दोस्ती करेंगे ही नहीं तो नया चेंजमेंट कैसे आएगा, है ना। तो ए और बी से जब टकराएगा ही नहीं तो प्रोडक्ट थोड़ी ना बन सकता है। तो कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है, कोलिजन थ्योरी बोलती है कि जब रिएक्टेंट, दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो आप एज्यूम करिए कि जितना ज्यादा कोलिजन होगा, ठीक है, जितना ज्यादा क्या होता है, कोलिजन होगा, उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक है, कोलिजन मतलब वो एक दूसरे से जितना ज्यादा टकराएंगे उतनी ही फास्ट क्या होगी, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक है, तो सिंपल हमारा ये वाला कंसेप्ट काम करेगा। तो अगर हमने ये बोल दिया, एक सेकंड, ओके, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। सिंपल क्या बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की मोशन बढ़ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन, कोलिजन बढ़ जाएगा ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इसीलिए तो 10 डिग्री के राइज से डबल हो जाती है ऑलमोस्ट रिएक्शन, ध्यान रखना, बिल्कुल याद रखोगे। तो अर्हेनियस ने क्या बताया, अर्हेनियस ने इन्हीं दो बातों को, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को भी लगा लिया, ठीक है, टेम्परेचर को भी लगा लिया, ठीक है, और ए क्या है, मतलब अर्हेनियस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट क्या बताता है, कितने पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कितनी फ्रीक्वेंसी से कोलाइड करते हैं ना। तो इन सब पार्टिकल्स को देखो, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। देखो, एक कंटेनर में ए और बी हो, रहते रही, मतलब पड़े रही एक दूसरे के साथ, लेकिन उनका ओरिएंटेशन अलग हो, टकराए नहीं। ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है बेटा, ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि ए और बी, ए और बी, जैसे ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जब ये एक दूसरे से डायरेक्ट आएंगे तभी तो टकराएंगे ना। अगर मान लो ये यहाँ पे चल के जा रहा है और ये यहाँ पे चल के जा रहा है, घूमता रहेगा, उससे थोड़ी ना कोलिजन होगा, उससे थोड़ी ना प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल है, यानी कि ओरिएंटेशन भी मायने रखता है।
दो चीजों को किस डायरेक्शन में जितना एक दूसरे के बिल्कुल डायरेक्ट लाके कोलाइड करवाओगे तो उससे प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ओरिएंटेशन का मतलब कि किस डायरेक्शन से क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर पढ़ा हमने, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा, ओरिएंटेशन पढ़ा, फिर फ्रीक्वेंसी पढ़ी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितने मतलब पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, कितनी बार कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो उसको कितनी बार कोलाइड करते, कितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइड करते एक दूसरे के साथ, जरूरी थोड़ी ना है कि सारे के सारे कोलाइड करें। कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितने पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली बात हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स को उसने क्या किया, अर्हेनियस ने अपने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल सी बात है कि अर्हेनियस ने इन्हीं सबको एक फॉर्मूले में मतलब पुट कर दिया कि भाई देखो मैं एक फॉर्मूले में सारी चीजों का कंक्लूजन निकाल दूंगा। उसने बोला K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। भाई ये सारे फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर भी है, एक्टिवेशन एनर्जी भी है, अर्हेनियस कांस्टेंट भी है, ये अफेक्ट करते हैं रेट को, ठीक है। तो उसने क्या बताया, इस तरीके से उसने क्या करवा दिया, ये दे दिया। डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है कि ये पूरा प्रोसीजर हुआ कैसे, ठीक है। आपको क्या करना है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है अर्हेनियस इक्वेशन, वो आपको लिख के दिखानी है, ठीक है। अब सिंपल ये हो गया, चलो भाई हमें अर्हेनियस इक्वेशन समझ आ गई। अब अगर मैं ये बोल दूं कि हम दो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए लेके चले, दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के लिए कंपेयर करवाना चाहेंगे, ठीक है, तो ठीक है हम करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इस चीज को समझते हैं कि मैथमेटिकली इसको और भी तरीके से रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है, कैसी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे अब एक्सपोनेंशियल दे दिया जाए, हमें एक्सपोनेंशियल तो समझ नहीं आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नेचुरल लॉगरिथम लगाते हैं। अगर हम दोनों साइड नेचुरल लॉग कर देते हैं, ln कर देते हैं, ठीक है। तो टेकिंग, मैं इसको और आगे मैथमेटिकली पढ़ेंगे, टेकिंग ln नेचुरल लॉगरिथम, है ना। लॉगरिथम क्या होता है, ln क्या होता है, 2.303 ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। यानी कि लॉगरिथम को 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ln आ जाता है, सिंपल, ठीक है। टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। चलो हम ले लेते हैं कि नेचुरल लॉगरिथम ले लिया हमने बोथ साइड, तो ln k इज इक्वल टू ln a, देखो अब एक सिंपल है, माइनस ई ए बाय आर टी। अब इस बात को समझो, हमने पढ़ा था ना कि ln a इंटू बी, मतलब कि ए ओ इंटू बी, इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं ना, ये ब्रैकेट के अंदर है, मतलब मल्टीप्लीकेशन होते हैं तो वो ऐड में चला जाता है, यानी कि ln a प्लस ln b, ये ऐसे लिखा जाता है। ये फॉर्मूला है, हमें पता है, हम पहले भी कर चुके हैं चीजों को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ln k इज इक्वल टू, अब a, ये a है और ये b है, दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएंगी, एडिशन में आ जाएंगी। तो ln a प्लस ln e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, सिंपल, ठीक है। और देखो जैसे लोगरिथम है हमारे पास, वैसे ये जो पावर होती है वो सिंपली उठ के यहाँ पे आ जाती है बेटा, ठीक है। ये उठ के कहाँ पे चली जाती है, आगे आ जाती है। तो करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, क्या हो जाएगा, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस, क्योंकि ये प्लस है ना, ये माइनस वाला आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ई ए बाय आर, ठीक है। बच गया क्या, ln e, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ln e, और ln e की वैल्यू बता दो, देखो ln e क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ठीक है, हमने क्या करवा दिया, यहाँ पे ln e लिखने की बजाय हम देखो क्या बच जाएगा बेटा, देखो सिंपली सोचना नहीं है ज्यादा, ये वाला क्या हो जाएगा, उठ के आगे आ जाएगा, आगे आ गया तो क्या बच गया, ln e बच गया हमारे पास, और ln e की वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ln e लिख देते तो नेक्स्ट स्टेप में 1 हो जाता, सिंपल। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। अब मान लो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करवाऊं कि नहीं भाई मैं तो लोगरिथम की फॉर्म में लेके जाऊं, ठीक है भाई, लोगरिथम की फॉर्म में ले आओ। तो क्या हो जाएगा, लोगरिथम के लिए ln को क्या लिख सकते हो, 2.303, लोगरिथम लिख दो। तो हर जगह क्या लिख देंगे हम, 2.303 लोगरिथम ऑफ k इज इक्वल टू 2.303 लोगरिथम ऑफ a माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करवा दूं, ठीक है, डिवाइड डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2.303, या फिर बोथ साइड बाय 2.303, तो कोई बात नहीं, इसको 2.303 से डिवाइड करो तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं लोगरिथम ऑफ की,
ठीक है, इसको करोगे तो बेटा 2.303 से कट जाएगा। ठीक है, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। देखो सिंपल, ये बच गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस फॉर्म में भी पढ़ सकते हो, ये वाली भी इम्पोर्टेंट है और ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ये वाली इक्वेशन भी रख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसका अब एक यहाँ पे क्या आता है, डायग्राम, मतलब कि जो ग्राफ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछते हैं। तो जो डायग्राम मतलब ग्राफ है, हम पहले भी इस चैप्टर में ग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, अब दोबारा से करते हैं। देखो यही वाली इक्वेशन मैं नेक्स्ट पेज पे रखती हूँ। अगर मैं इसको आगे लिख दूं और इसको बाद में लिख दूं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं हम, क्या हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ के, logarithm of k is equal to माइनस ई ए बाय आर टी, 2.303 कर दिया था ना, 2.303 आर टी, और क्या हो जाएगा हमारा लॉग ए। उसी चीज को लिखा है मैंने, कुछ चेंज नहीं किया बेटा। देखो पहले लेके जाती हूँ मैं, यही किया मैंने, लॉगरिथम ऑफ के माइनस ई ए बाय 2.303, ये पहले लिख दिया, और प्लस लॉगरिथम ऑफ के। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्या है, तो वो उसी चीज को मैंने इस फॉर्म में लिखा। तो देखो क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर मान लो यहाँ पे ग्राफ बहुत कॉमनली पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, क्या पूछेगा, लॉगरिथम ऑफ के और 1/t, 1/t, इसके बीच में ग्राफ बनाओ। तो सिंपल वही वाला जो हम पहले बनाते थे, ये क्या हो गया हमारा y। देखो ये वाला एक्सिस क्या होता है y, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो गया हमारा y। ठीक है, और ये क्या हो गया 1/t, क्या हो गया हमारा x, तो ये क्या हो गया हमारा mx प्लस, इस फॉर्म में ले आओ। ठीक है, हम पहले कर चुके हैं इन चीजों को, तो समझने में आसानी रहेगी आपको यहाँ पे। तो क्या हो गया बेटा, देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला तो m हो गया, इसका मतलब ये वाला क्या है, m की वैल्यू। ठीक है, और ये क्या है, लॉगरिथम ऑफ ए, लॉग ए, ये क्या है, इंटरसेप्ट। तो इसका मतलब इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से बनेगी कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर जीरो होता तो यहाँ से बनता, अगर जीरो नहीं है तो यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो पक्का यहाँ से, ये क्या है, ये हमारा लॉगरिथम ऑफ ए। ठीक है, यानी कि मान लो लॉगरिथम ऑफ ये 20 होता तो यहाँ पे 20 पे कट कर देती, सिंपल। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला हो गया। अब सिंपली क्या हो गया बेटा, देखो ये हमारा हो गया सी। अब देखो नेगेटिव में अगर ग्राफ है तो नीचे की तरफ ले आओ, सिंपल। ठीक है, mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन के लिए होता है, अगर ये पॉजिटिव में होता है तो ऊपर की तरफ ले जाते हैं ऐसे, अगर ये नेगेटिव में है तो हम किसकी तरफ लाएंगे, नीचे की तरफ लाएंगे, यानी कि ये वाला। और अगर आपसे पूछे कि स्लोप की वैल्यू क्या है, तो दिख रहा है ना बेटा, m की वैल्यू कितनी है, माइनस ई ए बाय 2.303 आर। बहुत बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाली चीज हमारे पास हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ध्यान रखनी है, ये वाला मोस्ट मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना कि यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं अभी। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, ये आपको ध्यान रखना है कि लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू, तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, और इससे अब एक इक्वेशन और बनाएंगे। ठीक है, दोबारा से याद कर लो, लॉगरिथम ऑफ ए के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी प्लस लॉगरिथम ऑफ ए। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे इससे रिलेटेड दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हम कंपेयर करते हैं, कि मान लो हमने टेम्परेचर अलग अलग कर दिया तो कैसे बनाएंगे। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, अभी जो हमने किया, तो लॉगरिथम ऑफ के, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, क्या हो जाएगा हमारा, ई ए अपॉन 2.303 आर टी, और क्या हो जाएगा हमारा, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लॉग ए। ठीक है, ये वाला। अब हमने क्या पढ़ना है, हम इस चीज को ऐसे पढ़ सकते हैं ना बेटा, मान लो हम टेम्परेचर 1 की बात करें, ये हमारा क्या है, T1 पे है, तो T1 टेम्परेचर 1 होगा ना, तो रेट भी अलग होगी। ठीक है, रिएक्शन का सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया, तो टेम्परेचर चेंज करने से एक्टिवेशन एनर्जी तो चेंज नहीं होगी ना। तो टेम्परेचर अगर T1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन K1 होगी। ठीक है, अगर टेम्परेचर को हमने चेंज कर दिया, मान लो टेम्परेचर को T2 कर दिया, तो ये वाली वैल्यू भी तो क्या हो जाएगी, एट टेम्परेचर T2 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ K2 इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय 2.303
RT2 प्लस log A। सिंपल है बेटा, अगर टेम्परेचर T1 है तो K1 है, अगर T2 है तो मान लिया K2। अगर मान लो मैं इन दोनों से देखना चाहती हूँ कि क्या चेंजमेंट आया, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर दो। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, और ये इक्वेशन क्या है, 2 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। 1 में से हम माइनस करके देखते हैं, तो चलो कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले में से लेफ्ट हैंड साइड वाले को माइनस कर दो, राइट हैंड साइड वाले में से राइट हैंड साइड वाले को माइनस कर देते हैं। चलो हम लिखते हैं, तो ये वाला क्या हो गया, लोगरिथम ऑफ K2, ठीक है, ये क्या हो गया, ये वाले में से ये वाला है ना, तो लोगरिथम ऑफ K1 इज इक्वल टू, अब ये वाले लिखो बेटा और उसमें से ये वाला माइनस करो, तो कर लेते हैं ना, हम लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, माइनस EA बाय 2.303 RT2 प्लस लोगरिथम ऑफ A। अब ये वाले में से ये वाला पोर्शन, राइट हैंड वाले में से राइट हैंड वाला माइनस करना है, तो अगर ये माइनस करोगे तो माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा ना, EA बाय 2.303 RT1 और क्या हो जाएगा, माइनस लोगरिथम ऑफ A। अब देखो बेटा क्या कैंसिल कर सकते हो, कर सकते हैं ना हम, लोगरिथम ऑफ A से लोगरिथम ऑफ A कट जाएगा, क्योंकि वो तो सेम रहना, सेम इक्वेशन के लिए सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया है हमने, ठीक है। तो अब बताओ, log K2 बाय माइनस K1 हमने पढ़ा था ना, लोगरिथम ऑफ A माइनस लोगरिथम ऑफ B को हम कैसे लिख सकते हैं, log A बाय B, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लोगरिथम ऑफ K2 डिवाइडेड बाय K1, ठीक है, ये लिखा नहीं जा रहा है, एक सेकंड, K1, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से क्या हो जाएगा, ये वाले में से ये वाला, सिंपल, ये वाला तो हमने सॉल्व कर दिया, अब ये वाला हो गया, इसका मतलब माइनस EA बाय 2.303 RT2 प्लस EA बाय 2.303 RT1, ठीक है, ये हो गया बेटा। तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, EA बाय 2.303 R कॉमन ले सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसको क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, हमारा आ जाएगा बेटा, लोगरिथम ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R, और ये क्या हो जाएगा, -1 बाय T2 और क्या हो जाएगा, +1 बाय T1, ठीक है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, अगर आप इसको क्या कर दो, एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, T2 T1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बेटा, -T1 प्लस T2, ये इस तरीके से, ठीक है। ये एलसीएम अगर लोगे तो इस तरीके से सॉल्व होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, लोगरिथम ऑफ K2 डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303, ठीक है, RT, और क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 T1, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व कर देना है, ये भी इम्पोर्टेंट है।